हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस समीक्षा। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए हमने एक सीरीज चला रखी है जिसका ये लेक्चर एग्रीकल्चर से संबंधित है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एग्रीकल्चर से संबंधित सभी पहलू को जानेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि हमारे देश की रीढ़ मानी जाती है। कृषि में हम फसलों की खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि, वानिकी आदि शामिल करते हैं। भारतीय जनसंख्या का लगभग 60% कितना 60% जो है मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। मत्स्य पालन, वानिकी और अन्य संबंध क्षेत्रों के साथ कृषि हमारे देश के समग्र जीडीपी का लगभग 18.3% योगदान देती है। विशेष मौसम और मिट्टी की स्थिति भारत में फसलों के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूल है। आइए भारत में फसलें और उनके प्रकार पर नज़र डालते हैं। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसको कहते हैं MOSPI, द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार 2020 और 21 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का GAVA जो था 20.1% था और 2021-22 में 19% था और जो 2022 में घटकर 18.3 पर आ गया था। चलिए अब देखते हैं फसलें क्या होती है। हम किसको फसल कह सकते हैं? एक पौधा जिसे बड़े पैमाने पर उगाया जाता है फसल के रूप में जाना जाता है। 200 शब्द में कहे तो कृषि क्षेत्र का व्यावसायीकरण करने के लिए फसलें उगाई जाती है। अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक फसल कोई भी पौधा हो सकता है जिसे लाभ के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर उगाया जाता है या फिर उसको काटा जाता है। फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, चलिए जानते हैं कौन कौन से होते हैं। मानव आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में फसलें उगाना महत्वपूर्ण बन चुका है। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक कुछ कारक होते हैं, जिसमें पहला कारक होता है इंटरनल फैक्टर, आंतरिक कारक। आंतरिक कारक पौधों की आनुवंशिक बनावट से संबंधित है। इस प्रकार के पौधे पर्यावरण कारकों से कम प्रभावित होते हैं, जैसे उच्च उपज क्षमता, शीघ्र परिपक्वता, ठहरने का विरोध, सूखा, बाढ़ या फिर लवणता सहिष्णुता, कीटों और लोगों के प्रति सहनशीलता, अनाज की रासायनिक संरचना जिसमें तेल सामग्री और प्रोटीन सामग्री आती है, अनाज की गुणवत्ता जिसमें सूक्ष्मता और खुरदरापन होता है, पुआल की गुणवत्ता जिसमें मिठास और रस शामिल किया जाता है। अब देखते हैं बाह्य कारक, एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या होते हैं। फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तथा उसे प्रभावित करने के लिए प्रमुख कारक होते हैं जो इस प्रकार है, जिसमें जलवायु आती है जिसको क्लाइमेट कहते हैं, एडोफिल आता है, जैविक आता है और साथ में प्राकृतिक भूगोल संबंधी कुछ कारक आते हैं और सामाजिक आर्थिक कारक भी इसमें शामिल किए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं क्लाइमेट फैक्टर क्या होता है। जलवायु फसल उत्पादकता में एक प्रमुख भूमिका निभाती है, क्योंकि केवल एक ही सही संतुलन ही फसलों को अच्छे आकार और संख्या में पैदा करेगा। जलवायु कारक को फसल उत्पादन को प्रभावित करती है। चलिए जानते कैसे प्रभावित करती है। सबसे पहले देखते हैं अवक्षेपण। इसमें वे सभी जल शामिल होते हैं जो वर्षा, हिमपात, ओलों, कोहरे और ओस जैसे वातावरण से गिरते हैं। राशि और वितरण में कुल वर्षा एक स्थान पर खेती की जाने वाली प्रजातियों की पसंद को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तापमान, टेम्परेचर। तापमान ऊष्मा ऊर्जा की तीव्रता का एक उपाय है। अधिकांश कृषि संयंत्रों की अधिकतम वृद्धि के लिए तापमान की सीमा जो है 15 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए। फसलों का अंकुरण, वृद्धि और विकास तापमान से अत्यधिक प्रभावित होता है। अब देखते हैं दोस्तों आर्द्रता, जिसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। आर्द्रता हवा में जल वाष्प की मात्रा है। सापेक्ष आर्द्रता हवा में मौजूद नमी की मात्रा और एक विशेष तापमान पर हवा की संतृप्ति क्षमता के बीच का अनुपात है। यदि सापेक्ष आर्द्रता 100% है तो इसका मतलब है कि पूरा स्थान पानी से भरा हुआ है और मिट्टी का वाष्पीकरण और साथ में पौधों का
बाष्प उत्सर्जन नहीं होता। अधिकांश फसली पौधों के लिए 40 से 60% सापेक्षिक आर्द्रता उपयुक्त होती है। जब सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है तो कीट और रोग के प्रकोप की संभावना भी बढ़ जाती है। सौर विकिरण अंकुरण से लेकर कटाई तक और यहाँ तक कि कटाई के बाद भी फसलें भी सौर विकिरण से प्रभावित होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं द्वारा बायोमास उत्पादन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। पौधे, मिट्टी और पर्यावरण में होने वाली सभी भौतिक प्रक्रियाएं प्रकाश पर निर्भर होती है। सौर विकिरण तापमान के वितरण को नियंत्रित करता है और इस प्रकार एक क्षेत्र में फसलों के वितरण को नियंत्रित करता है। दोस्तों अब देखते हैं पवन वेग। पवन का मूल कार्य है नमी, जिसको वर्षा कहते हैं, और ऊष्मा का वहन करना है। चलती हवा न केवल नमी और गर्मी पैदा करती है बल्कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ताज़ा CO2 भी पैदा करती है। जब हवा की गति प्रचंड होती है तो फसलों को यांत्रिक क्षति होती है। यह मिट्टी के कटाव का कारण भी बन जाती है। वायुमंडलीय गैसें CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा रंध्रों के माध्यम से पत्तियों से प्रसार प्रक्रिया द्वारा ली जाती है। ऑक्सीजन पौधों और जानवरों दोनों के लिए श्वसन के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा जारी की जाती है। नाइट्रोजन महत्वपूर्ण प्रमुख पौधों के पोषक तत्वों में एक है। वायुमंडलीय N बिजली, वर्षा और N फिक्सिंग रोगाणुओं द्वारा दलहनी फसलों में मिट्टी में तय किया जाता है और पौधों के लिए उपलब्ध होता है। एडेफिक फैक्टर जमीन में उगने वाले पौधे पूरी तरह से उस मिट्टी पर निर्भर होते हैं जिस पर वे उगते हैं। फसल वृद्धि को प्रभावित करने वाले मृदा के जो कारक है, देखते क्या क्या। मृदा में नमी कितनी है, मृदा की हवा कैसी है, उस मृदा का तापमान कैसा है, साथ में मिट्टी के खनिज पदार्थ कैसे हैं, मिट्टी कार्बनिक पदार्थ है भी या नहीं, मिट्टी के जीव कैसे और मिट्टी की प्रतिक्रियाएं कैसी है। अब देखते हैं जैविक कारक, बायोटिक फैक्टर। अन्य जैविक जीवों जैसे पौधे और जानवरों द्वारा फसली पौधों पर होने वाले लाभकारी और हानिकारी प्रभाव चलिए देखते हैं। भौगोलिक कारक, ठीक। स्थलाकृतिक कारक फसल की वृद्धि को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं प्रकाश की कम तीव्रता और तेज शुष्क हवाओं के संपर्क में आने वाली पहाड़ी ढलान के परिणाम स्वरूप फसल की पैदावार कम हो जाती है। सामाजिक आर्थिक कारक, कृषि भूमि उपयोग, फसल पैटर्न और कृषि प्रक्रियाएं भी बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक कारकों से प्रभावित होती है, जैसे परिचालन, जोतों का विखंडन, श्रम, भू-राजस्व प्रणाली, मशीनीकरण और उपकरण, परिवहन सुविधाएं और विपणन सुविधाएं। अब देखते हैं भारत में फसल के मौसम कैसे कैसे होते हैं। भारत दुनिया में कई फसलों का शीर्ष उत्पादक है। भारत में फसलों के प्रकार, जिसमें क्षेत्र, मौसम, आर्थिक मूल्य आदि का आधार है, को विभाजित करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें रबी, खरीफ और जायद होते हैं। खरीफ की फसलें जून जुलाई में जब बारिश पहली बार शुरू होती है जब बोई जाती हैं, क्योंकि ये मानसूनी फसल होती है और इन्हें सितंबर से अक्टूबर में काट लिया जाता है। इनके पैदावार के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, साथ में गर्म मौसम भी चाहिए। उदाहरण के लिए चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, हल्दी, दालें जैसी उड़द की दालें। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में इनको बोया जाता है, अप्रैल और मई में काट लिया जाता है। बीजों को अंकुरण और परिपक्वता के लिए गर्म जलवायु, साथ में वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी हम कह सकते हैं गर्मी में इसको बोया जाता है और सर्दी में इसको काट लिया जाता है। उदाहरण के लिए गेहूँ, जई, चना, मटर, जौ, आलू, टमाटर, प्याज, तिलहन। तिलहन में क्या आता है आपका? रेपसीड, सूरजमुखी, तिल, सरसों आदि। अब देखते हैं जायद फसलें। रबी और खरीफ फसल के बीच के मौसम में, अर्थात
मार्च से जून के बीच जो उगाई जाती है इन्हें जायद फसल कहा जाता है। जल्दी पकने वाली फसलें होती है जैसे खीरा, करेला, कद्दू, तरबूज, खरबूजा, मूंग दाल आदि। भारत में फसलों की श्रेणी कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। प्रमुख फसलों को उनके उपयोग के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, खाद्य फसलें जिसमें आती है गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा, दालें। दूसरी होती है आपकी नकदी फसलें जिसमें गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट और तिलहन इत्यादि आती है। एक होती है आपकी वृक्षारोपण फसलें जो सिर्फ और सिर्फ आप वृक्षों के रूप में उनको उगाते हैं जैसे कॉफ़ी, नारियल, चाय, रबर। और फिर होती है आपकी बागवानी फसलें जो जिसमें फल और सब्जी आती है। यानी हम कह सकते हैं नंबर 1 जो होती है आपकी नंबर 1 मिनट ये होती है आपकी खाद्य फसलें। नंबर 2 होती है आपकी नगद फसलें। नंबर 3 होती है आपकी वृक्षारोपण फसलें। और नंबर 4 आपकी होती है बागवानी फसलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में फसलों के प्रकार चलिए देखते हैं। भारत में फसलों के प्रकार तो सबसे पहले देखते हैं चावल, राइस। चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसे लगभग पूरे भारत में उगाया जा सकता है। यह सिंचाई के लिए वायुमंडलीय नमी और वर्षा पर निर्भर होती है। भारत दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में चावल की खेती के तहत दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र आता है। गेहूं की तुलना में उत्पादकता कम है क्योंकि हरित क्रांति में मुख्य रूप से भारत में गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था। पारंपरिक चावल के खेतों को धान के खेतों के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक अवस्था में 10 से 12 सेंटीमीटर गहरे पानी से भर जाने की आवश्यकता होती है। यानी ये कह रहे हैं जब आप चावल लगाते हो तो आपको लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर गहरा पानी चाहिए। अब देखते हैं भारत में जो इसकी फसलें है ये किस प्रकार की है। तो ये खरीफ और रबी दोनों में आती है। इसमें जो प्रयुक्त तकनीक होती है उसको कहते हैं प्रत्यारोपण तकनीक या जापानी प्रत्यारोपण तकनीक, या इसके कह सकते हैं नई श्रेणी की तकनीक। इसकी जो किस्में, इसकी जो वैरायटी आपको देखने को मिलती है एक है अमन, साली, अफगानी, ओस, बोरो और पलुआ। इसके लिए टेम्परेचर जो है आपको 24 डिग्री सेल्सियस चाहिए और वर्षा 150 सेंटीमीटर। मिट्टी का प्रकार, इसके लिए दोमट मिट्टी चाहिए। प्रमुख उत्पादक जो राज्य है भारत में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, तमिलनाडु और हरियाणा है। सर्वोच्च उत्पादक राज्य जो है ये पश्चिम बंगाल। उच्चतम प्रति हेक्टेयर जो उपज है ये आपको पंजाब में देखने को मिलती है। इसका अनुसंधान जो केंद्र है ये आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा के कटक में। सर्वाधिक उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों ये है आपका चीन, हमारा पड़ोसी। अब देखते हैं गेहूँ की बात करते हैं वेट की। यह भारत में दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। यह रबी की फसल होती है। भारत दुनिया भर में गेहूं के उत्पादन में भी दूसरे स्थान पर है, चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और गेहूं के भी। जलवायु और विकास की अन्य स्थितियों के संदर्भ में यह एक अधिक लचीला है। भारत में प्रमुख फसलें, अब देखते हैं गेहूँ ये किस प्रकार की फसल है। यह है रबी की फसल। इसकी जो वैरायटी है ये है कल्याण, सोना, सोनालिका और हीरा। इसके लिए टेम्परेचर जो आपको चाहिए 17 से 20 डिग्री सेल्सियस, यानी हम कह सकते हैं ये सर्दियों की फसल है। इसके लिए आपको वर्षा चाहिए 20 से 100 सेंटीमीटर और इसके लिए जो आइडियल मानी जाती है ये 75 सेंटीमीटर मानी जाती है। मिट्टी का प्रकार जो है इसके लिए दोमट मिट्टी होनी चाहिए या फिर रेतीली दोमट मिट्टी होनी चाहिए। प्रमुख उत्पादक जो राज्य है उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है? तो ये उगाया जाता है उत्तर प्रदेश में। और प्रति हेक्टेयर जो है उपज सबसे ज़्यादा है ये है पंजाब में। इसका अनुसंधान केंद्र जो है हरियाणा के करनाल में है। नेक्स्ट क्रॉप की बात करते हैं कपास की, जिसको कॉटन कहा जाता है। कपास एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय खरीफ फसल है। यह रेशे वाली फसल होती है और इसे वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। विश्व भर में कपास के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। यह एक सूखी फसल है लेकिन जड़ों की परिपक्वता पर समय पर
पानी की आपूर्ति होना भी अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि इसकी जो जड़ होती है उसके लिए पानी की आवश्यकता अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। देखते हैं दोस्तों, ये किस प्रकार की फसल है। ये है खरीफ की फसल। इसकी जो वैरायटी है ये है लॉन्ग स्टेपल, मीडियम स्टेपल और शॉर्ट स्टेपल। इसके लिए जो टेम्परेचर ये आपको 21 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और इसके लिए जो आपको बारिश चाहिए ये चाहिए 50 से 100 सेंटीमीटर, और मिट्टी जो चाहिए आपको काली मिट्टी चाहिए, अत्यधिक पानी धारण करने वाली मिट्टी चाहिए। प्रमुख उत्पादक जो राज्य है यह है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा। और सबसे ज़्यादा जो ये उगाया जाता है ये उगाया जाता है गुजरात। 2015 की रिपोर्ट थी, लेकिन दोस्तों वर्तमान में अगर आप देखोगे तो आपको ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा कहाँ पे, ये आपको देखने मिलेगा वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। इसका जो अनुसंधान केंद्र है ये आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के नागपुर में। सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो देश है ये है चाइना। कौन सा है? चाइना। अब देखते हैं जूट की बात करते हैं। किसकी? जूट की बात करते हैं। जूट एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसे गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह खेती और उपयोग के मामले में सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक रेशों में से एक है। दुनिया के लगभग 85% जूट की खेती गंगा डेल्टा में की जाती है। कहाँ पे की जाती है? गंगा डेल्टा में। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ये थोड़ी गलत दी है, ये बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा जो कपास है ये गुजरात में उगाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो आपका जूट है ये किस प्रकार की फसल है। तो दोस्तों ये जायद फसल है। इसकी जो वैरायटी है ये है सफ़ेद जूट और टोसा जूट। इसके लिए जो तापमान ये चाहिए 24 से 35 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए जो आपको बारिश चाहिए 125 से 200 सेंटीमीटर चाहिए। इसके लिए मिट्टी का जो प्रकार है ये होनी चाहिए सैंडी होनी चाहिए या फिर क्ले लोम होनी चाहिए। प्रमुख उत्पादक जो राज्य है ये पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल। उच्चतम प्रति हेक्टेयर जो उपज है ये भी पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगी। इसका जो अनुसंधान केंद्र है ये कोलकाता में है। कहाँ पे? कोलकाता और नीलगंज में है, जो पश्चिम बंगाल में आते हैं। सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश भारत है, लेकिन उच्चतम निर्यातक देश जो है यह आपका बांग्लादेश है। अब देखते हैं गन्ना, शुगर केन। गन्ना एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। भारत इसके उत्पादन में दुनिया के सभी देशों में दूसरे स्थान पर आता है। गन्ने की फसल के लिए कम से कम 7 से 8 महीने का लंबा समय लगता है। पारंपरिक गन्ना उत्पादन उत्तर भारत में था, लेकिन अब यह दक्षिण भारत में भी स्थानांतरित हो चुका है। उत्तर भारत गन्ना जो है उष्णकटिबंधीय किस्म का होता है और इसलिए इसमें चीनी की मात्रा कम होती है। इसके अलावा उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम में चीनी मिलों को बंद करना पड़ता है। दक्षिण भारत उष्णकटिबंधीय किस्म और तटीय क्षेत्रों में उच्च चीनी सामग्री और उपज करता है। देखते हैं दोस्तों गन्ने की जो फसल है ये कैसे होती है। ये खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाई जाती है। इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए ये 20 से 26 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और जो बारिश चाहिए ये चाहिए आपकी 75 से 150 सेंटीमीटर। इसके लिए मिट्टी का प्रकार जो है वह चिकनी दोमट मिट्टी चाहिए या काली मिट्टी चाहिए, लाल मिट्टी भी हो तो चलेगा, या भूरी दोमट मिट्टी चाहिए। इसके प्रमुख उत्पादक जो राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब है। सबसे ज़्यादा जो है गन्ना उगाया जाता है ये आपके उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। ठीक, उच्चतम प्रति हेक्टर जो उपज है ये आपको देखने को मिलती है तमिलनाडु में। इसका जो अनुसंधान केंद्र है ये है लखनऊ में। सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो देश है ये है आपका ब्राज़ील। कौन सा है? ब्राज़ील है। अब देखते हैं दोस्तों चाय, जिसको कहते हैं टी। चाय एक सदाबहार पौधा है जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में उगता है। चाय एक श्रम गहन फसल है और 50% मजदूर इसमें महिलाएं होती है। ये हल्की छाया में तेजी से बढ़ता है। भारत में चाय की व्यावसायिक खेती अंग्रेजों के ज़माने से शुरू की गई थी। भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा
उपभोक्ता है। चाय के पौधों को अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी जड़ें जल भराव को सहन नहीं कर पाती, इसलिए इसे मैला क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं दोस्तों, इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और जो वर्षा चाहिए 150 से 300 सेंटीमीटर। इसके लिए जो मिट्टी चाहिए, दोमट मिट्टी होनी चाहिए, जो प्रकृति में अम्लीय और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होनी चाहिए। इसके जो उत्पादक राज्य ये है आपका असम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, मेघालय, केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। इसका जो सर्वोच्च उत्पादक राज्य है ये आपका असम है। इसका अनुसंधान जो केंद्र है ये है टोकलाई, असम में। सर्वाधिक उत्पादक करने वाला जो देश है ये है चाइना। कौन है, चाइना। चलिए अब देखते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी को छाया में उगाया जाता है और आमतौर पर छाया के 2 स्तरों के साथ। अरेबिका, जिसको कहते हैं प्रीमियम कॉफ़ी के लिए कॉफ़ी की बढ़ती ऊंचाई समुद्र से 1000 से 1500 मीटर के बीच होनी चाहिए, और जो दूसरी होती है आपकी, जिसको कहते हैं रोबस्टा, जो निम्न गुणवत्ता की होती है, इसके लिए 500 से 1000 मीटर की आवश्यकता होती है। दोनों किस्मों को अच्छी तरह से सूखा मिट्टी की स्थिति में लगाया जाता है, जो समृद्ध कार्बनिक पदार्थों का पक्ष लेते हैं। कॉफ़ी बागान पहाड़ी ढलान के साथ किया जाता है। अरेबिका की ढलान कोमल से मध्यम होती है, जबकि रोबस्टा की ढलान कोमल से काफ़ी समतल होती है। चलिए अब देखते हैं जो आपकी वैरायटी है कौन कौन सी। एक तो है अरेबिका, दूसरा है रोबस्टा। इसके लिए जो टेम्परेचर है ये चाहिए 16 से 28 डिग्री सेल्सियस, और जो वर्षा चाहिए ये चाहिए आपको 150 से 250 सेंटीमीटर। मिट्टी के जो प्रकार है ये चाहिए आपको अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी। प्रमुख उत्पादक जो राज्य है ये आपके हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, मेघालय। इसका जो सर्वोच्च उत्पादक राज्य है ये आपका कर्नाटक, और सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो देश है ये आपका ब्राज़ील। कौन सा, ब्राज़ील। चलिए देखते हैं अब आगे। मसाले, स्पाइसेस। भारत प्राचीन काल से अपने मसालों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं भारत में कौन कौन से मसाले अत्यधिक मिलते हैं। इलायची, इसको कहा जाता है सुगंधित मसालों की रानी। ये आपको असम, केरल, तमिलनाडु। और जो आपकी काली मिर्च होती है ये आपको देखने को मिलेगी केरल में, जिसको कहता है मसालों का राजा। और जो मिर्च होती है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में आपको देखने को मिलती है। हल्दी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में। जायफल आपको देखने को मिलेगा केरल में। और सुपारी जो है केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम में। नारियल केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। दालचीनी केवल और केवल केरल में होती है। लौंग जो है ये भी केरल में होती है। अदरक केरल, मेघालय और सिक्किम में होता है। दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस करी, जितने भी मसाले होते हैं मैक्सिमम, जो मैक्सिमम है ये आपके कहाँ पे होते हैं, अधिकतम ये होता है आपके दक्षिण भारत में। कहाँ पे, दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में भी कहाँ पे सबसे ज़्यादा, केरल में। कहाँ पे, केरल में। सबसे ज़्यादा केरल में होते हैं। चलिए अब देखते हैं भारत में प्रमुख मसाले। ठीक है, इसके लिए जगह जो है पश्चिमी घाट और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों की 1000 से 200 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। जो तापमान है 10 से 30 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। जो वर्षा है 200 से 300 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो मिट्टी आपकी या तो दोमट मिट्टी हो या लैटरेट मिट्टी होनी चाहिए। इसके प्रमुख उत्पादक जो देश राज्य, माफ़ कीजिएगा, राज्य जो है केरल और कर्नाटक है। सर्वोच्च उत्पादक राज्य केरल। कृषि विधि और उनकी तकनीक तो देखते हैं। पहले देखते हैं परती छोड़ना। भूमि को समय समय पर कुछ अवधि, सामान्यतः 3 से 4 वर्षों के लिए खाली छोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं जो दूसरी तकनीकी है, ये प्रकार है चक्रीय कृषि। इसमें परती से बचने के लिए विभिन्न फसलें चक्रीय रूप से उगाई जाती है। जैसे कभी गेहूँ उगा लिया, ठीक, कभी ज्वार उगा ली, कभी चावल उगा लिए, कभी गन्ना उगा लिया। इस तरीके से इसमें परिवर्तन करते रहते हैं, एक तरह की फसल को नहीं उगाया जाता। मिश्रित कृषि, इस विधि में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। रिले कृषि,
इस कृषि में एक खड़ी फसल के नीचे दूसरी अन्य फसल को बोया जाता है। शस्य गहनता, एक कृषि वर्ष में एक खेत में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या शस्य गहनता कहलाती है। देखते हैं कि भाई एक जो कृषि वर्ष होता है, आपका जो एक कृषि वर्ष मानो किया जाए आपका 2023 से 2024, तो इसके अंदर आपने कितनी फसल उगाई एक खेत में, उसको कहते हैं शस्य गहनता। चलिए आगे देखते हैं। झूम कृषि, झूम कृषि देखते हैं। झूम कृषि के अंतर्गत भूमि के किसी टुकड़े पर कुछ वर्षों तक खेती करने के पश्चात उर्वरकता की पुनः प्राप्ति होने तक भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है। निर्वाह कृषि, मानव तथा पशु बल का प्रयोग कर पारंपरिक ढंग से घरेलू मांग की पूर्ति हेतु की जाने वाली कृषि निर्वाह कृषि कहलाती है। वाणिज्यिक कृषि, यह आधुनिक कृषि यंत्र है। इसमें रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ पीड़कनाशी आदि का प्रयोग करते हुए पुनः व्यापारिक उद्देश्य से की जाने वाली कृषि पद्धति होती है। निगमित कृषि, कृषि की इस प्रणाली में खेती पर अधिकतम प्रभाव निगम या कंपनी का होता है। सहकारी कृषि, खेती की इस प्रणाली में किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छा पूर्वक अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्र कर सामूहिक रूप से कृषि करते हैं। जैविक कृषि, बिना रासायनिक उर्वरक एवं रासायनिक कीटनाशक के प्रयोग के जैविक उर्वरक एवं प्राकृतिक कीटनाशक के प्रयोग से की जाने वाली कृषि जैविक कृषि होती है। इसमें क्या करते हैं, इसमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल और केवल जो हमारे प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे खाद होते हैं उसका प्रयोग करा जाता है। जैसे गोबर घास गोबर गैस गोबर से जो बनता है वो खाद, वो वाला खाद हो गया, इस तरह का वाला। अब देखते हैं संविदा या अनुबंध कृषि, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एग्रीकल्चर, कृषक एवं खरीदार के बीच अनुबंध से फसल विशेष की कृषि जैसे केला, आम, आलू, प्याज, टमाटर उगाना संविदा कृषि है। संविदा कृषि में पंजाब अग्रणी एक राज्य है। सबसे ज़्यादा जो संविदा कृषि है ये आपको केवल और केवल पंजाब में देखने को मिलती है। जीएम फसलें, पौधों के डीएनए में कृत्रिम बदलाव के फल सबरूप उत्पन्न फसल, जीएम जिसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल कहा जाता है। जैसे बीटी कॉटन, बीटी बैंगन आदि। यह बीटी का तात्पर्य बेसिकल थोरिजीनेसिस से है, बैक्टीरिया होता है एक तरीके का, उससे है। भारत में सिर्फ बीटी कपास का उत्पादन होता है। सोपानी कृषि, मृदा अपरदन को रोकने हेतु पहाड़ की ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर की जाने वाली खेती, उसको कहते हैं हम क्या, सोपानी कृषि, जिसमें चाय और कॉफ़ी भी आती है। बागानी कृषि, इसके अंतर्गत चाय, नारियल, रबड़, कहवा, इलायची, हल्दी, मिर्च इत्यादि गैर खाद्यान्य फसलें होती है। साथ में ये नकदी फसल भी आती है। भारत में स्थानांतरित कृषि, ठीक, तो पहले कॉलम में कृषि देखेंगे, फिर देखेंगे उसका क्षेत्र। पोडो या पेंडा इसको बोला जाता है आंध्र प्रदेश में। बालतरे बोला जाता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। जारा एवं एकरा बोला जाता है दक्षिणी भारतीय राज्य में। बेवार या हार्डिया बोला जाता है मध्य प्रदेश में। झूम बोला जाता है उत्तरी पूर्वी भारत में। दीपा बोला जाता है बस्तर जिला जो छत्तीसगढ़ का है। कमान, ब्रंगा, मापा, डाबी बोला जाता है उड़ीसा में। कुमारी बोला जाता है पश्चिमी घाट पे। ठीक, भारत में कृषि के विशेष प्रकार विटीकल्चर बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, अंगूरों के उत्पादन को। पीसी कल्चर बोलते हैं मछली पालन की क्रिया को। सेरीकल्चर बोलते हैं रेशम उत्पादन को। हॉर्टिकल्चर बोला जाता है बागवानी फसलें के जिसमें फल, सब्जी इत्यादि आते हैं। ओलिविकल्चर बोला जाता है जैतून की कृषि को। ओलिविकल्चर बोला जाता है किसको, जैतून की कृषि के लिए। एपीकल्चर बोला जाता है शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी का पालन। फ्लोरिकल्चर बोला जाता है फूलों की कृषि के लिए। सिल्वीकल्चर बोला जाता है वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रियाओं से। ओलेरिकल्चर बोला जाता है पौष्टिक साग सब्जियों की कृषि को। वर्मी कल्चर बोला जाता है कृषि उत्पादन हेतु केंचुआ पालना। मोरिकल्चर बोला जाता है रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि।
पोनिक्स बोला जाता है पौधों को हवा में उगाना। पोमोलॉजी बोला जाता है फल विज्ञान को। अब दोस्तों देखते हैं जो भी बोर्ड है और इनके मुख्यालय क्या है। कॉफ़ी बोर्ड जो है ये आपको बेंगलुरु में मिलेगा जो कर्नाटक में है। रबड़ बोर्ड जो है यह मिलेगा कोट्टायम में केरल के। चाय बोर्ड मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में। तंबाकू बोर्ड मिलेगा आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। मसाला बोर्ड मिलेगा केरल के कोच्चि में। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड मिलेगा महाराष्ट्र के पुणे में। राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण मिलेगा आपको दिल्ली में। कहाँ पे मिलेगा? दिल्ली में। राष्ट्रीय मत्स्य विकास जो बोर्ड है ये मिलेगा हैदराबाद में। केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलुरु में। भारत में सिंचाई देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर है जो काफ़ी अनिश्चित एवं कम समय हेतु ही जल उपलब्ध कराती है। सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता वर्ष भर हो सकती है। इसके लिए भारत में मुख्यतः 3 तरह की परियोजनाएं मौजूद है। पहली है वृहद सिंचाई परियोजना जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि योग्य भूमि शामिल होती है। फिर दूसरा आपका होता है पहला ये है, दूसरा होता है आपका मध्यम सिंचाई परियोजना। इसके अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि शामिल है। तीसरा है आपका लघु सिंचाई परियोजना। इसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि वाली परियोजनाएं आती है। भारत में लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना से सिंचित क्षेत्र वृहद सिंचाई परियोजना द्वारा सिंचित किए जाते हैं। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 47.6% भूमि सिंचाई भूमि की श्रेणी में आती है एवं हमारे उपयोग हेतु उपलब्ध जल का लगभग 84% सिंचाई में प्रयोग किया जाता है। देश में नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक भाग उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। अन्य प्रमुख राज्यों में दूसरे नंबर पर आएगा मध्य प्रदेश, फिर तीसरे पर आंध्र प्रदेश आता है। कुआं एवं नलकूप द्वारा सिंचाई के मामले में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, गुजरात दूसरे नंबर पे, राजस्थान तीसरे नंबर में आता है। तालाब सिंचाई प्रायद्वीपीय भारत में इसका विधि का प्रयोग किया जाता है। तालाब सिंचाई में तमिलनाडु सबसे अग्रणी राज्य है। कुल कृषि भूमि में सिंचित भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्य है। पहले नंबर पे आपका पंजाब, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने एग्रीकल्चर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलू को देख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में कमेंट कीजिएगा। हमारा लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बड़ा आभार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।